नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। तो जितने भी लोग सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं, याद रखें मैं आज का जो सेशन है वो काफ़ी हिट है, क्योंकि आज का सेशन सबसे हार्ड है। जो 3 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी का जो प्रश्न हुआ वो सबसे हिंदी का पेडागोजी हार्ड है। इतना हार्ड कि ऐसा अगर सेट कर दे तो मैं कहता हूँ कि अधिकांश बच्चे लोग फेल करके आएंगे। अब भाई करना क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो करना क्या है? तो सबसे पहली बात कि एक तरीका है, उस तरीका से हम लोग निकलेंगे जिससे कि आपका हिंदी बेटर हो जाएगा। तो आज के सेशन में मैं बाल विकास नहीं कराऊंगा। ये जो 3 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, इसका मैं हिंदी कराऊंगा पेडागोजी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, पर्यावरण हिंदी तो लास्ट में होता है, आप सभी को पता है। ये है आपका हिंदी। देखिए, अगर आप गद्यांश पदांश अच्छे से पढ़ते हैं, पूरे कवि की तरह पढ़िए, मज़ेदार तरीक़ा से मन लगा करके अगर इसको पढ़िएगा तो आपका गद्यांश पदांश सबसे बेटर निकलेगा, समझे। अब रहा पेडागोजी, जब हार्ड है तो हार्ड होने का कारण मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यह जो सेटर है वह हिंदी का प्रोफेसर है ना, और उसमें भी कानून वाला है। तो क्या करना है भाई, ये जितने भी प्रश्न हैं पेडागोजी टाइप नहीं है, वह बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को माइंड पर बैठा के रखना है कि दोबारा अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं। फिर भी मैं कुछ हद तक कोशिश कराऊंगा कि ताकि ये आपका अच्छा निकले। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, हम लोग जानते हैं, अच्छी बात है, और हमारे संज्ञानात्मक कौशल को भी समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी में अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न था। मतलब यहाँ कह रहा है बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, प्रभावित करता है, यहाँ ये बोल दिया। लेकिन 20वीं शताब्दी में जो बोला कि इससे हमेशा भिन्न है, ऐसा नहीं था, ये माइंड को प्रभावित नहीं करता था। तो शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था? तो ये पेडागोजी नहीं है। अभी द्वितीय भाषा को या बहुभाषा को सकारात्मक माना जाता है, लेकिन शुरुआत के समय में द्विभाषा को, याद रखिएगा, कैसे जाना जाता था, पास्ट काल में पूछ रहा है। तो हस्तक्षेप मानता था शुरुआत में, द्विभाषा को बाधा माना जाता था। क्यों? मान लीजिए आप हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, अब 20 शताब्दी पहले अगर कोई राजा के दरबार में हिंदी बोल रहा है तो दूसरा कोई भाषा बोलने वाला उस दरबार में जब आता था तो उसको बाधा के रूप में देखा जाता था कि ये बाधा है, क्या बोल रहा है, उसको देखने के लिए, समझने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता था कि क्या बोल रहे हो तुम, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी पहले ये क्या था, बाधा का रूप था। लेकिन आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है कि आजकल ये बाधा नहीं है, अच्छा माना जाता है। तो ये 20वीं शताब्दी पहले का क्वेश्चन चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन रटने वाला है। अब रटने वाला में भी मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे रटेंगे। ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? ट्रांसलैंग्वेजिंग, लैंग्वेज से लग रहा है कि इसमें लैंग्वेज शब्द है और ट्रांस लगा हुआ है, तो दो चीज इसमें जरूर होगा। पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषा सीमाओं को पुनर्बलन करना, या आपका ऑप्शन यहाँ है, देखिए ट्रांसलैंग्वेजिंग का अर्थ होता है पारंपरिक, याद रखिएगा, सांस्कृतिक रूप से, सुनिएगा क्या था, पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना।
ये चुनौती देना आपका रहेगा, वही मारिएगा ट्रांसलिंग्विज्म में। परंपरा और सांस्कृतिक भाषा को सीमाओं को चुनौती देता है। गूगल भी करके आप लोग देख लीजिए, आपका यही आंसर बताएगा। ठीक है, तो ट्रांसलिंग्विज्म का अर्थ क्या हुआ? परंपरा और सांस्कृतिक रूप से परिभाषा की भाषा की क्षमताओं को चुनौती देना। याद रखना पड़ेगा, याद करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप याद कर लें। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? भाई रचनात्मकता से क्या मतलब है? तो ऐसी कक्षा गतिविधि जो नवाचारी हो, मतलब नया हो, ठीक है, जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। तो बहुत कुछ करने की संभावना है, यहाँ बहुत रहता तो गलत होता, लेकिन बहुत कुछ है करने की संभावना है, तो बहुत कुछ करेगा तो निर्माण करेगा, रचना करेगा, तो इसी को बोलते हैं रचनात्मक। अब रहिएगा, अब बात है कि बी वाले ऑप्शन क्यों गलत है, आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों को एक साथ लाना, ये असंबद्ध घटक जो है आपका गलत हुआ। शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि, तो केवल नया गतिविधि का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो पुराना गतिविधि भी बेटर माना जाता था। तो उससे बेटर क्या है कि कक्षाई गतिविधि क्या हो, नवाचारी हो, ठीक है, जिसमें बहुत करने की संभावना सबसे बेटर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। है क्वेश्चन है कि मेरी कक्षा में सफदर नाम का विद्यार्थी है। पूरे आराम से करेंगे क्योंकि हार्ड है, मैं खुद कह रहा हूं। सफदर नाम का विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा और हुम जैसे शब्द सुन लिया। क्या सुन लिया? अच्छा सुन लिया, हुम सुन लिया। अब उसके बारे में वह जानना चाहती है। देखिए, अच्छा के बारे में जानना चाहती है, अच्छा क्या होता है वो नहीं जान रही है, हुम भी नहीं जान रही है। तो पाठ्य पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या भी नहीं है, आप बुक में कहीं लिखा भी नहीं है अच्छा के बारे में। तो मुझे क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, आप बताइए क्या करिएगा? अगर बुक में है नहीं और बच्चा जानना चाहता है तो क्या करिएगा? तो ऐसे मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोलती हो। तो आप टीचर है, आप दूसरे को बुलाइएगा तो आपका वैल्यू खत्म हो गया। चलिए, मुझे क्या करना चाहिए? तो बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। बोले तो ये जो अच्छा है इसका प्रामाणिक प्रयोग कहाँ पे होगा? अब देखिए कितना लोग प्रामाणिक से भागे होंगे, लेकिन ये जो अच्छा और हुम है इसका प्रामाणिक बोले तो ऑथेंटिक प्रयोग कहाँ पे होगा, इसके लिए उदाहरण ढूंढना चाहिए। आप एक टीचर है तो कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, अच्छा का, हुम का प्रयोग कहाँ करेंगे, उस बच्चे को बताएंगे। प्रामाणिक प्रयोग, अच्छा प्रयोग, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन। तो विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते सुनते हैं जिसमें लक्ष्य या शब्द उसकी आकृति है। विद्यार्थी पठन सामग्री लक्ष्य वाक्यांश को चिन्हित करते हैं। चिन्हित करना ये आपका गलत होता है, नहीं, चिन्हित करते अच्छा जा रहा है, ठीक है। अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित एवं स्वच्छंद परिवेश, अच्छा है, ये भी अच्छा था, ठीक है, ये भी अच्छा है। तो भाषा एक पाठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, जिसका विद्यार्थी अभ्यास ड्रिल कर सके, तो नेगेटिव जाता है ड्रिल वर्ड, और नेगेटिव क्वेश्चन यहाँ चल रहा था, तो ये तो पकड़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? भाषा शिक्षा की अवधारणा कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले है खोजिए। तो देखिए, भाषा शिक्षा के लिए प्रिंट समृद्ध परिवेश चाहिए, मुद्रित समृद्ध परिवेश चाहिए।
ध्वनि विज्ञान चाहिए, साउंड पर निर्भर करता है, लेकिन साउंड विज्ञान आपको जानकारी होनी चाहिए। डिसलेक्सिया जो होता है बोलने से, तो भाषा भी बोला जाता है, लेकिन ध्वनिक जो वर्ड है एक नया वर्ड है, ये गलत है। अब देखिए नोम चॉम्स्की साहब क्या बोले हैं, आप समझना है कि नोम चॉम्स्की के इस कथन पर ध्यान दीजिए। क्या कथन है? तो रंग रहित हरे विचार शांति पूर्वक सोते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अर्थ बुझा रहा है? अर्थ नहीं ना बुझा रहा है। रंग रहित हरे विचार शांति पूर्वक सोते हैं। लेकिन देखिए इसमें संयोजक वाक्य का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग किया है, इस प्रकार से इन्वर्टेड संयोजक बोलते हैं, इसका प्रयोग हुआ है काफी अच्छा तरीका से। बोले तो व्याकरण की दृष्टि से यह बनावट क्या है? सही है, क्योंकि इसमें संयोजक वाक्य ऐसे का संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन अर्थ के दृष्टि से क्या है? सही नहीं है। याद करना होगा, आप सभी को ध्यान देना होगा। अगला है कि परिणामतः इसलिए इससे आगे, हालांकि इसके उदाहरण है। देखिए क्या क्या बोल दिया, बुझाया नहीं होगा। परिणामतः इसलिए, इससे आगे, हालांकि, ये जो तीनों वर्ड है वह किसका उदाहरण है? बताइए। इसके लिए, इसलिए, इससे आगे, हालांकि, ये किसका उदाहरण है? ये बताना है। अब देखिए मेरे दोस्त, क्या है कि काफ़ी बेटर क्वेश्चन इस सबको माना जाता है। अब कैसे माना जाता है? तो परिणामतः दिया तो इसमें ऐसा चिन्ह दिया है योजक वाक्य, इसलिए दिया है तो इसमें भी ऐसा चिन्ह दिया है, इसके आगे दिया है तो इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। क्या मानेंगे? योजक उपकरण मारिए तो भी सही आपका जाएगा। क्लियर? तो कहीं भी ऐसे रहे तो व्याकरण की दृष्टि से सही होता है, उसको योजक उपकरण कहते हैं। नेक्स्ट, कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण को पहचानिए। मैंने एक टीचर है जो उदाहरण दे रहा है, 4 गो उदाहरण दे रहा है, चारों में सही उदाहरण को आपको पहचानना है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा। ये बेटर होगा कि समूह के द्वारा समर्पित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है। ये उदाहरण बेटर होगा कि बोलना बंद करो, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है। ये तो भाई नेगेटिव है, ये तो हट गया पहले ही, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, बुरा है, ये सब गलत बात होता है। कृपया समूह में बैठिए। देखिए कितना अच्छा वर्ड इसके शुरू किया है, समूह में बैठिए और ये जो चित्र आपको दिया गया है इस पर अनुच्छेद लिखिए। कितना अच्छा बात बोला, कृपया समूह में बैठिए और ये जो चित्र दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो सबसे बेटर उदाहरण यही होगा। ठीक है? नेक्स्ट, वास बैक शब्द संबंधित किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण डैश है। वास बैक क्या है ये आपको जानना है तो गूगल करना पड़ेगा, और जब गूगल वाले जो चीज़ है तो पेडागोजी नहीं है। ये आपका वास बैक याद करना होगा कि वास बैक क्या होता है, नोट भी कर लेना होगा। वास बैक मतलब याद रखिएगा, वास बैक देखिए कि आपका, जैसे कि आप क्लास में आए, सुनिएगा, बैक बोले तो पीछे में जो भी बात सीखे हैं उन बातों को हम वास कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपको कितना याद है। तो वास बैक जांच परीक्षण जो है वह कक्षा के शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। याद करिएगा, इसको नोट कर लीजिए। वास बैक जांच परीक्षण क्या करता है? तो याद रखिएगा, कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। इसको याद कर लेना है। बात समझे? चलिए, इतना कर लीजिएगा तभी आप बेटर कर पाइएगा। कहीं आपका सेशन हार्ड हुआ तभी ये भी आप निकाल पाइएगा। चलिए, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है। विभिन्न संदर्भ में, अलग अलग संदर्भ में जो स्वाभाविक विमर्श होता है, बातचीत शामिल किया हुआ जो संग्रह है वह क्या है अलग अलग संदर्भ में।
पाठ्य पुस्तक संग्रह भाई विभिन्न संदर्भ में है तो पाठ्य पुस्तक जाएगा, लेकिन पाठ्य पुस्तक बी वाले ऑप्शन में भी है तो इससे बड़ा ऑप्शन है और इस ऑप्शन से ज़्यादा विस्तार है। तो पाठ्य पुस्तक सामग्री का बड़ा संग्रह और आंकड़ों का आधार, ठीक है। लेखों का विशाल संग्रह, ये जो विशाल संग्रह है ये गलत है। व्याकरण वाक्यों का संग्रह, तो व्याकरण यहाँ गलत है। तो सबसे बेटर होगा क्या, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा संग्रह, विशाल नहीं बड़ा। और आंकड़ों का आधार को क्या कहेंगे, विविध संदर्भ स्वाभाविक विमर्श शामिल किया हुआ संग्रह, है ना। चलिए नेक्स्ट है, देखिए काफी समझने वाला क्वेश्चन था, नोट करने वाला क्वेश्चन भी है। कुछ कुछ जो मैं बोल रहा हूँ नोट करिएगा। स्टीफन करेक्शन के अनुसार क्या हुआ कि एक विद्यार्थी आई की अवस्था में, मान लीजिए आप आई की अवस्था, कोई अवस्था है आई, ठीक है, अवस्था में है। जब आई में एक स्तर जोड़ दिया गया, क्वेश्चन कह रहा है एक स्तर के किस प्रकार से निवेश अर्जन संभव है। तो एक स्तर जोड़ दिया गया तो इसको याद करना पड़ेगा कि i+1 को हम क्या कहते हैं, तो अवबोध गम्य निवेश। कैसे नोट करिएगा, अगर आपको लिखिएगा कैसे, स्टीफन करेक्शन के अनुसार, बस इसके बाद आपको तीर का चिन्ह देना है, सामने में दे दीजिएगा और लिखिएगा, क्या लिखिएगा, i+1 लिख लीजिएगा ऐसे ही बराबर, ऐसे तीर के चिन्ह देकर के लिख दीजिएगा। i+1 को क्या कहेंगे, अवबोधगम्य निवेश। रटने वाला क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, कितना भी हार्ड होगा फिर भी आपका सीटेट निकलेगा। ये मैं जो कह रहा हूं करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बेटर नंबर से निकलेगा। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है। भाई भाषा अर्जन के बारे में हम लोग जानते हैं कि भाषा जो भी हम लोग अर्जित करते हैं, सुन लीजिए, और ये आपका मान लीजिए सर है, सर समझते हैं, नहीं समझते हैं, अच्छा बताते हैं आपको। मान लीजिए ये आपका सर है, ये आपका हाथ है, ठीक है, जानते हैं ना। मान लीजिए आप भाषा अर्जित किए हैं तो आपके माइंड में ये क्या होता है, संग्रहित हो जाता है, और इसी माइंड में संग्रहित होने को हम क्या कहते हैं, अवचेतन मन में चला जाता है। कोई भी भाषा सीखते हैं तो आपके माइंड में संग्रहित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, अवचेतन मन। तो भाषा अर्जन के बारे में स्वाभाविक है, भाषा क्या है, सीखना स्वाभाविक है, कोई भी सीख लेगा, और वह अवचेतन मन में है। मारिएगा ना, अब तो दिक्कत नहीं होगा। अच्छा से बता रहा है ना, आप लोग नंबर दे करके उत्तर दीजिएगा। और आज के सेशन में मात्र 15 पेडागोजी ही है, सबसे हार्ड था। ऑफलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों ने बोला कि हार्ड गया है, मात्र 12 नंबर कितने लोगों को आया है, कितने लोगों को अधिक नंबर आया है। फिर पेडागोजी जो है समझने वाला था, जो बोला हूँ उसको नोट करने वाला था। अभी तक नोट नहीं किए हैं तो वीडियो फिर से देख करके रुका के नोट कीजिएगा, नहीं करिएगा परेशानी आपको होगी। चलिए, भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है। अब देखिए अंग्रेजी के बारे में क्या सही है। हम लोग जानते हैं कि भारत की जो भाषा है वह हिंदी है, तो हिंदी का ही दोस्त है अंग्रेजी, और दोस्त को बोलते हैं सहायक भाषा। तो आप क्या मारिएगा कि यह क्या है, यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है। सह कार्य माने इसका साथी है। अंग्रेजी भाषा क्या है, तो अंग्रेजी भाषा सह कार्यालयी भाषा है, बोले तो उसके साथ में चलने वाला भाषा। नेक्स्ट, तो आप इसको भी नोट करेंगे, कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिए कि अंग्रेजी भाषा लिख करके ऐसे हाइफन दे के लिखिएगा कि यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है। अगर जो नोट नहीं कर रहा है उनको काफ़ी परेशानी होगा, याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ।
कैसे लिखेगा? अंग्रेजी क्या है? तो यह भारत संघ के सह कार्यालयी भाषा है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि आज के क्लास में मैं इसका मौखिक पूछूंगा आप लोगों से। नोट कर रहे हैं ना आप लोग? ऑफलाइन मौखिक पूछूंगा ऑफलाइन क्लास में आप लोगों से कि अंग्रेजी क्या है, तो आप लोगों को बिना देखे जवाब देना है, सह कार्यालयी भाषा। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न पूरा मौखिक पूछेंगे आज, जितने भी नोट करने के लिए बोले हम। ट्रांसलिंग्विज्म के बारे में पूछेंगे। चलिए, माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? बोधगम्य निवेश, देखिए बोधगम्य निवेश क्या है? तो शिक्षार्थियों के स्तर में थोड़ा और ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। बोधगम्य निवेश, मान लीजिए आप कक्षा में आए और आप कुछ जानते हैं, ठीक है, कुछ आपको जानकारी है, तो कुछ जानकारी आपके पास है, तो कुछ जानकारी थोड़ा सा ऊंचा दिया जाता है ताकि उस जानकारी में और वृद्धि हो। थोड़ा सा उच्च स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री उसको दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं बोधगम्य निवेश। क्या लिखिएगा? तो इसको भी नोट करना है, बोधगम्य निवेश लिख करके हाइफन देना है और इसको नोट कर लेना है। लिखिएगा क्या? तो शिक्षार्थी के स्तर में थोड़ा या ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री बोधगम्य निवेश कहलाती है। रटना पड़ेगा, नोट कर लीजिए, हम पूछेंगे आज आपके ऑफलाइन क्लास में बोधगम्य निवेश क्या है। तो आज के लिए इतना ही। एक मैं आपको बताया था I+1 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो I+1 को हम ऑफलाइन में पूछेंगे। तो अबोधगम्य निवेश, अबोधगम्य निवेश यहाँ पे है, तो नोट करना है जो जो मैं बोला हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हार्ड था लेकिन नोट करने वाला था और जानकारी बहुत जरूरी है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हार्ड रास्ते में कठिनाई, हार्ड और लो क्वेश्चन मिलते रहेगा। तो जो हार्ड है उसको कुछ नोट करें, तभी पढ़ाई का मकसद पूरा होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लाइक कर दीजिएगा।